गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। ये आपका फोर्थ यूनिट में फ़ोटो केमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं और आज सेकंड सेशन है। फर्स्ट वाले लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था और डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन लिया था। अब आज लेंगे लॉज ऑफ फ़ोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन के नियम। तो कि दो मूलभूत नियम हैं इसके। तो देयर आर टू फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें पहला नियम है उसका नाम है ग्रोथस ड्रैपर लॉ और जो दूसरा नियम है उसका नाम है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। सबसे पहले ग्रोथस ड्रैपर लॉ। तो इस नियम को हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कहते हैं और इसको सबसे पहले ग्रोथस ने थियोरेटिकल ग्राउंड पे दिया, सैद्धांतिक आधार पे 1918 में दिया। तो इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय ग्रोथस on theoretical grounds in 1818 and confirmed by Draper by experiment in 1839 और इस वजह से इसको ग्रोथस ड्रैपर लॉ कहा गया। अब जब कोई भी लाइट किसी भी बॉडी पर या किसी भी सब्सटेंस पर आकर गिरती है तो उसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग ट्रांसमिटेड हो जाता है और बचा हुआ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब लाइट विच इज़ इफ़ेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन किसके द्वारा होती है? वो लाइट जो कि सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, वो फ्रैक्शन ऑफ लाइट या वो लाइट का वह भाग जो कि सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, उसी के द्वारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। अब इसमें आगे इन लोग ग्रोथस ड्रैपर नियम में ये बताया गया कि यदि लाइट एब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन होगी ही। आपने पहले भी देखा था कि लाइट एब्जॉर्ब होती है तो सिंपली केवल फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस हो सकता है, यानी कि केवल जो फोटो फिज़िकल प्रोसेस है वो केवल हो सकता है। तो लाइट एब्जॉर्ब हुई तो कोई ज़रूरी नहीं कि केमिकल चेंज होगा। लाइट एब्जॉर्प्शन के द्वारा फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस जैसी भी अभिक्रिया हो सकती है। उसी तरह से लाइट एब्जॉर्ब जो होती है वो थर्मल एनर्जी में यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम पर मैग्नेट का सल्यूशन है जो कि लाइट को तो बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। साथ ही एक और हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कि फोटोसेंसिटाइजेशन है। इसके लिए ये जो फोटोसेंसिटाइजेशन है ये एक बार आपके साथ वापस डिस्कस करेंगे, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पर केवल इतना बताना चाहते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट बनाते हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल एक फ़ोटोसेंसिटाइज़र की तरह से काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो सीधे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के द्वारा नहीं होती। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर क्या है, जब वो फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 एंड H2O रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इन दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी का या लाइट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं करता। जो क्लोरोफिल है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, जो कि एब्जॉर्ब रेडिएशन को, जो एनर्जी है एब्जॉर्ब रेडिएशन की, वो रिएक्टिंग सब्सटेंस को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका मतलब कि कुछ और केसेस इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि सीधे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि इनडायरेक्टली यहाँ पर रिएक्शन होता है। सबसे पहले जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के साथ कोई और सब्सटेंस है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट लाइट एनर्जी मे नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग सब्सटेंस डायरेक्टली but may be absorbed by some other substance present along with the reacting substance, and the energy thus absorbed is then passed on to the reacting substance and which then starts reacting। और फिर जब reacting substance को energy मिल जाती है तो फिर reacting substance chemical reaction perform करता है और इस process को हम photosensitization कहते हैं।
अब ये जो ग्रोथस ड्रैपर का नियम है वो एक गुणात्मक नियम है। गुणात्मक नियम का मतलब कि एक क्वालिटेटिव है। इसका मतलब ये नहीं बताता कि कितने तो फोटोन या कितने क्वांटम रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हुआ और कितने मॉलिक्यूल इसमें ने रिएक्ट करा। यानी कि ये नियम एक क्वालिटेटिव लॉ हुआ तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तथा अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं देता। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। और दूसरा नियम है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। अब इस नियम को भी हम सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे पहले ग्रोथस ड्रैपर लॉ को फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंड इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय आइंस्टीन इन 1905 एंड स्टार्क इन 1908। और इस नियम के अनुसार प्रत्येक एटम या मॉलिक्यूल जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 1 क्वांटम की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि 1 मॉलिक्यूल कि 1 क्वांटम की रेडिएशन को उसकी ज़रूरत होती है। 1 मॉलिक्यूल रिक्वायर्स 1 क्वांटम। क्वांटम देखिए ये एक जनरल टर्म है। किसी भी तरह के रेडिएशन के लिए हम क्वांटम टर्म यूज़ करते हैं और जब हम लाइट पर इसको अप्लाई करते हैं तो द क्वांटम इज़ कॉल्ड अ फोटोन। तो देखिए यदि मान लें कि फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो ईच रिएक्टिंग एटम, अगर एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो एटम या मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब करेगा 1 क्वांटम की रेडिएशन को। यानी कि उसकी एनर्जी को हम किससे दिखाएंगे, E = h न्यू से शो करेंगे। या यदि हम इसको 1 मोल कह दें तो 1 मोल यदि हम कहें कि हमने एटम लिया है या 1 मोल हमने मॉलिक्यूल लिया है तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी, NH न्यू। N क्या है, एवोगैड्रो नंबर, H है प्लैंक और न्यू है एब्जॉर्ब एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। चूँकि न्यू = c/λ इसलिए E = NhC/λ। अब जरा इन सब की हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए N की क्या वैल्यू है, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। H है अर्ग इंटू सेकेंड में 6.626 × 10⁻27 और C है CGS में 3 × 1010 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन सब की वैल्यू देखिए ये रख दिया है और जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 119.7 × 10⁻6/λ। और यहाँ पर देखिए ये यूनिट भी आप कैंसिल करेंगे तो देखिए ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये सेकेंड इन्वर्स और ये सेकेंड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ से अर्ग और यहाँ से मोल इन्वर्स। अब ये अर्ग मोल इन्वर्स में ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई। अब चूँकि 4.2 × 10⁷ अर्ग = होता है 1 कैलोरी। तो इसको हम यदि कैलोरी में चेंज करना चाहते हैं तो हम डिवाइड किससे कर देंगे, 4.2 × 10⁷ से। तो ये हमारे पास आ जाती है एनर्जी 2.85/λ कैलोरी पर मोल। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा हमने किस में लिया था, सेंटीमीटर में लिया था, लेकिन जनरली लैम्डा को हम एंगस्ट्रॉम में डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻8 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पर हम जो लैम्डा की वैल्यू है यदि एंगस्ट्रॉम में रख देते हैं तो E = आ जाता है 2.85 × 10⁻8/λ या किलो कैलोरी में चेंज कर दें तो 10⁻8 की जगह पर 10⁵ हो जाएगा। तो E = 2.85/λ × 10⁵ किलो कैलोरी पर मोल। ये तो देखिए CGS सिस्टम में हो गया। अब यदि हम SI यूनिट में यदि इसको वैल्यू को रखते हैं तो देखिए ये N की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन H की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो आ जाती है जूल सेकेंड में, इनको 10⁻34 हो जाता है। उस C की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, मीटर पर सेकेंड में आ जाती है। फिर E कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा जूल मोल इन्वर्स में। जैसे आपने उधर देखा था वैल्यू आ गई थी अर्ग मोल इन्वर्स में, वैसे यहाँ पर किस में वैल्यू आ गई, जूल मोल इन्वर्स में। उसके बाद किलो जूल मोल इन्वर्स करेंगे तो हम 10⁻5 कर देंगे। यहाँ पर ये डेसिमल 2 प्लेस इधर आ गया और किलो में चेंज हो गया 10⁻5। यहाँ लैम्डा मीटर में है।
अब देखिए समरी हमें मिल गई, 2 ई की वैल्यू 2 आपको मिल गई। एक तो आपने पीछे देखा था क्या था, 2.85 या 2.86 है, देख लीजिएगा। 2.85 अपॉन लैम्डा इंटू 10⁵, ये वाली ये वैल्यू थी। और फिर इस वही देखिए तो 2 समरी हमें मिल गई। एक ई की वैल्यू ये आ गई किलो कैलोरी पर मोल, जहाँ की लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है। दूसरी ई की वैल्यू आ गई 11.97 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन लैम्डा इन मीटर। लैम्डा किस में, यहाँ पर मीटर में, और यूनिट क्या है, किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये 2 वैल्यू आपके पास ई की आ गई। और ये जो इक्वेशन ए तथा बी है, ये देता है हमें एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, और इसको हम 1 आइंस्टीन कहते हैं। इस एनर्जी को हम 1 आइंस्टीन कहते हैं। और देयरफॉर एनर्जी पर आइंस्टीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ग्रेटर इज द एनर्जी पर आइंस्टीन। यानी कि जितनी वेवलेंथ यदि कम होगा तो जो आइंस्टीन की वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन या क्वांटम सक्रियण सिद्धांत। इस नियम को हम क्वांटम सक्रियण सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल आपके सामने हैं। ये न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम और हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला वाला आपने रिलेशन देखा था 2.86 इंटू 10⁵ अपॉन लैम्डा, चूँकि एंगस्ट्रॉम में दे रखा है इसलिए हम ये वाला ही इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन को आपने यूज़ कर लिया, तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। दूसरा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वैल्यू, यहाँ पर भी ई की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है। ये आपके सामने सॉल्व न्यूमेरिकल है, इसको कर लीजिएगा। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल और आपको आपके असाइनमेंट्स में मैं दूंगी। नेक्स्ट एक दूसरा टॉपिक है, और वो टॉपिक है क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। तो आपको मालूम है लब्धि या यील्ड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ हमने कितना प्राप्त करा, कुछ एनर्जी दी तो उससे हमने कितनी प्राप्त करी, वो यील्ड होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, एक तो है फोटोन और दूसरे हैं रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें जानना है कि कितनी एनर्जी या कितनी फोटोन का अवशोषण हुआ और मॉलिक्यूल कितनी संख्या में क्रिया करा मॉलिक्यूल ने। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन जानना है, तो इसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। तो यदि मान लीजिए अगर आइंस्टीन लॉ करेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो एक क्वांटम की रेडिएशन को अवशोषित करेगा, यानी कि 1:1 होना चाहिए। और इसलिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बराबर होगा नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। जितना क्वांटा एब्जॉर्ब होगा उतने ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करने चाहिए। लेकिन ये पाया गया है कि कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लाइट या रेडिएशन तो कम अमाउंट में अवशोषित होता है, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा हमें दिखती है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। और उसी का उल्टा ये हो सकता है कि कुछ केसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब जो प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम है, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल रिक्वायर्स 1 क्वांटा, ये सब जगह सही नहीं होता। यदि लाइट के एब्जॉर्प्शन करने के बाद एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का अवशोषण कर ले और वो आगे फर्दर डिकम्पोज नहीं हो, तब तो 1:1 रिलेशन सही रहता है। यानी कि एक फोटोन का अवशोषण करने के एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का अवशोषण करे और फर्दर वो डिकम्पोज होकर या कोई और अभिक्रिया नहीं करे, तो 1:1 रिलेशन सही रहेगा। लेकिन यदि मान लें कि प्राइमरी स्टेप में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि जब मॉलिक्यूल ने एक क्वांटम के रेडिएशन को अवशोषित करा और आगे फर्दर जाकर यदि वो चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए,
तब उस केस में 1:1 रिलेशन आप देखिए लागू नहीं होता। तो 1:1 रिलेशन कब लागू होता है कि जब एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा के रेडिएशन को अवशोषित करे और फर्दर वो जो रिएक्शन हुई वो फर्दर आगे कोई और रिएक्शन नहीं करे, तो 1:1 रिलेशन लागू होता है। तो इसलिए वजह से क्रिया करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं और अवशोषित होने वाले फोटॉन की संख्या में हमें रिलेशन ज्ञात करने के लिए एक नए टर्म की ज़रूरत हुई या नया टर्म इंट्रोड्यूस करा गया, और इस टर्म को हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं। Now to relate the number of quanta absorbed with the number of reacting molecule, a term called quantum efficiency phi has been introduced and it is expressed as phi. कैसे हम कहेंगे? phi क्या हुआ? Number of molecule reacting in a given time divided by number of quanta of light absorbed in the same time, या दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटॉन या क्वांटम की संख्या। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, या फाई इज इक्वल टू दिए गए समय में अभिकृत मोलों की मात्रा डिवाइडेड बाय उसी समय में अवशोषित आइंस्टीनों की मात्रा। तो इस तरह से हम जो क्वांटम एफिशिएंसी है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टीन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, या प्रति आइंस्टीन अवशोषित प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया करने वाले मोल्स की संख्या को क्वांटम लब्धि कहते हैं। अब इसका हमें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड देखना होगा, यानी कि क्वांटम लब्धि का प्रायोगिक निर्धारण, जो कि अगले सेशन में देखेंगे। तो कुल मिला के बच्चों ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है। आज आपने देखा लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें कि 2 लॉज आपने देखे। एक ग्रॉथस-ड्रैपर का लॉ है जो कि एक क्वालिटेटिव नियम है, एक गुणात्मक नियम है, हमें कोई मात्रात्मक संबंध नहीं बताता। दूसरा स्टार्क आइंस्टीन लॉ, जिसमें आपने एनर्जी की वैल्यू देखी, एक आइंस्टीन की वैल्यू आपने देखी, उसके बाद आपने 2 न्यूमेरिकल आपको दिए और फिर और फर्दर न्यूमेरिकल और आपको देंगे असाइनमेंट में, और फिर आपने देखा क्वांटम यील्ड। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि का प्रायोगिक निर्धारण। थैंक यू।